कानूनी किताब है उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके। लाठीचार्ज, सस्पेंशन, एफआईआर, पुलिस हिरासत और जुर्माना, यह सब कुछ हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के यूनिवर्सिटीज में। स्टूडेंट्स का कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बहुत ही सिस्टमेटिक और कॉन्शियस अटैक के जरिए कैंपस के अंदर डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म किया जा रहा है। सभी लोग डरते हैं, कोई किसी के खिलाफ बोलने से डरता है, तो ऐसे कैंपस डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कि आप कैंपस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कैंपस में नारे नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी ने हमारी यूनिवर्सिटी पर सिर्फ लाठियां नहीं भेजी, एक एक क्लासरूम में अपने प्रचारक भी थे। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस पहले हिरासत में लेती है, फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 17 छात्रों को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड करने के साथ साथ इन छात्रों की फोटो और पर्सनल डिटेल यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू छात्रों पर भारी भरकम जुर्माना लगाता है। कुछ इसी तरह के एक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी देखे जाते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक था, ये सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई की यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह के एक्शन कई बार लिए जा चुके हैं और इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम बहो, तुम बहो, तुम बहो, रुधिर प्रवाह की तरह बहो के लालिमा, मिटा सके कलंक की सितम की कालिमा। 2014 चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ था विद द प्रोग्राम एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एसआरसीसी में मोदी वॉज इन्वाइटेड फॉर अ टॉक और उसके बाहर भारी संख्या में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस लाठीचार्ज हुआ, बहुत भयंकर तरीके से छात्रों को पीटा गया। तो तभी सबके मन में सवाल खड़ा हो गया कि एक तो तब मोदी को जाना जाता था एंड फॉर द राइट रीज़न एज गुजरात राइट्स के संदर्भ में, तो इनको क्यों बुलाया जा रहा है एसआरसीसी में, और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस तरह से हमला क्यों हो रहा है उन पर। और फिर 2016 में जब वो अटैक आया और आपको पता चला कि पूरे देश में जेएनयू को बर्बाद करने का कोशिश चल रही है, जेएनयू का नाम बर्बाद करने की कोशिश चल रही है, देन यू ऑल्सो न्यू कि जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जेएनयू, एचसीयू जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंट करते थे, द अटैक इज ऑन दैट। एक एक क्लासरूम में अपने प्रचारक भी थे, एक एक क्लासरूम में उनकी बात कहने वाला, उनकी तरह कम्युनल वेनम फैलाने वाला टीचर भी थे। ये ज़रूरी है, ये मुझे लगता है ये फैसिज्म को और उस समय के इमरजेंसी काल को अंतर करता है। आज उनको ज़रूरत ही नहीं है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, वो सब कर दे रहे हैं। टर्बुलेंस इतनी ज़ोरों शोरों से बढ़ गया है। पहले हम लोग करते थे प्रोटेस्ट तो इतना नहीं होता था। अब क्या होता है कि अगर हम लोग कम हैं तो गार्ड ज़्यादा दिखते हैं, उन लोग को आगे किया जाता है और उन सब का मतलब फ़ोन का मेमोरी पता नहीं क्या है कि उनके फ़ोन में हम सबकी मल्टीपल वीडियोस होंगे। और सिर्फ ये प्रोटेस्ट की बात नहीं है, हम लोग अगर स्टडी सर्कल कराएं या कुछ भी तरह का गैदरिंग करें तो आपके अराउंड गार्ड्स जुट जाएंगे और वो आपकी वीडियोस बनाएंगे, फोटोज लेंगे। वो आपके पूरे प्रोटेस्ट को, वो आपके पूरे रीडिंग सर्कल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे, एक एक जो स्टूडेंट आया है उसकी शक्ल पर जूम करेंगे, देखेंगे कि आप क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और अगर कुछ थोड़ी सी सेंसिटिव इशू हुआ, थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, कुछ इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर कुछ, वो आपका रीडिंग सर्कल होने नहीं देंगे। लेकिन यह सब शुरू कब हुआ? फरवरी 2016, जब जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए और जिसको लेकर छात्र संगठन अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य सहित
कुल 10 छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया। जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। वो पहला सचेत हमला था जेएनयू के स्पेस पर, डेमोक्रेसी पर। छोटे मोटे हमले पहले भी हुए थे, तो उस तरह से उसको नेशनल वाइड एक अटैक के रूप में था। जैसे यूनिवर्सिटी ये हिंदुस्तान की नहीं, किसी दूसरे देश की है, और हिंदुस्तानी की गवर्नमेंट एक आर्मी से हमला कर रही है। आर्मी मतलब वो फिजिकल आर्मी नहीं था, मगर एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल हथियार की तरह अटैक कर रही थी यूनिवर्सिटी पे। उस अटैक का ये हिस्सा था। उसमें हम सब ने देखा कि जेएनयू स्टूडेंट बड़ी संख्या में उसका मुखालफत किए, विरोध किए। फिर उस समय तो सरकार को पीछे हटना पड़ा, मगर सरकार उसी रास्ते पर चलते चलते धीरे धीरे आज स्पेस खत्म कर दिया। आज एडमिन किसी की बात नहीं सुनता है। द सिवियरिटी ऑफ द अटैक जो आया 2016 में, टुक अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज, क्योंकि हम लोग सुने इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था, लेकिन दिस टाइम इट सीम टू बी डिफरेंट, क्योंकि एक जेएनयू को ही एक खास तरह से टारगेट किया जा रहा था। जेएनयू का एक ब्रांड बनाया जा रहा था एज एंटी नेशनल। ये सब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, पूरा समाज में जो एक डेमोक्रेटिक तबका है उनको टारगेट किया गया, जिसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। बट दे वर नॉट एक्सेप्शनलाइज कि देखो ये देश विरोधी है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। अब ये होने लगा करियर के हिसाब से भी। आप लोग, ये मैंने भी फेस किया जेएनयू से पास आउट होने के बाद। आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आप जेएनयू के हैं? अच्छा, तो मतलब आपकी सोच इस तरह की है, आपकी सोच उस तरह की है। आप याद रखिएगा ये कॉलेज बाय यूनिवर्सिटी जेएनयू नहीं है। तो इस तरह की एक सर्वेलेंस, इस तरह की एक लेबलिंग, दैट वाज वेरी एविडेंट, दैट वाज कंसर्निंग ऑल ऑफ अस। इस घटना के बाद सत्ता समर्थित मीडिया और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जेएनयू के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ दिया। जेएनयू के छात्रों को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग और टैक्स पेयर्स के पैसों पर पलने वाला बताया गया। इस पूरे नैरेटिव को कुछ इस तरह से गढ़ा गया मानो देश में पब्लिक यूनिवर्सिटी का होना ही सबसे बड़ी समस्या है। Now, Omar, remember this. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जाना चाहिए। I am naming you as anti-national tonight. ऐसा नहीं है कि पहली बार जेएनयू के साथ हो रहा था। अगर हम 2001-2 का इतिहास उठा के देखें, उस समय पे भी ऑर्गेनाइजर वगैरह मैगजीन में बोला गया था बहुत बार, आरएसएस के जो माउथ पीस मैगजीन से, कि जेएनयू को उड़ा देना चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस खतरा है देश के लिए, ऐसा नैरेटिव्स थे। बट दे वर इन अ लिमिटेड स्पेस। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का एक प्रेजेंस सबके पास बढ़ने के कारण उसका इम्पैक्ट जब 2016 में नेशनल एंटी नेशनल का एक डिबेट को नए तरीके से शुरू किया गया, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था। जिनके पास भी सोशल मीडिया का एक्सेस था या मीडिया का एक्सेस था, उनके पास, जो लोग जेएनयू को जानते भी नहीं थे, जेएनयू में क्या पढ़ाई होती है ना नहीं जानते थे। जेएनयू एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जेएनयू से निकले हुए इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन जेएनयू से निकले हुए लोग हैं जो अभी इस समय पे रूलिंग गवर्नमेंट में है। ये नहीं जानते हुए भी उन्होंने जेएनयू के बारे में एक धारणा बना ली कि ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से रूलिंग डिस्पेंसेशन ने ये कोशिश किया, एक आइडिया लोगों के दिमाग में घुसा देने का कि यहाँ पे एंटी नेशनल लोग जो देश का खिलाफ नारे उठाते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, ये लोग रहते हैं, या उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड वो होती है। और कैंपस को सबसे पहले तो कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस के बाहर एक तरीके का मलाइन किया गया। वो एक तरीके का अटैक था जो ओवरऑल देश भर से या मीडिया के डिबेट्स के थ्रू जेएनयू एज एन आइडेंटिटी फेस कर रहा था। इस देश के कंस्ट्रक्टिव जो पक्ष है, जिसमें जो जेएनयू के स्टूडेंट्स की भूमिका है, उस पर भी बात की जानी चाहिए। उसमें भी यहाँ का स्टूडेंट काफ़ी रोल प्ले कर रहा है। तो सिर्फ कुछ एक एक्सेप्शन से आप थ्योरी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। कुछ अपवाद स्वरूप अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट है अपना पूरा इंक्वायरी करे, इसका जांच करे, लेकिन उससे पूरी यूनिवर्सिटी को उसको जनरलाइज करके इस पूरी यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करना, ये तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो ये जो मीडिया ने कुछ समय से पिछले एक खास मोटिवेटेड मीडिया ने ये किया है, लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी का सच्चाई नहीं है। इसके बाद जेएनयू में काफी कुछ बदला, खासकर कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख था एकेडमिक ब्लॉक परिसर के 100 मीटर के अंदर
किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर भारी भरकम जुर्माना। इस नियम के तहत जेएनयू प्रशासन ने 2019 से 2024 के बीच कुल 18.3 लाख रुपए छात्रों से जुर्माने के रूप में वसूले। 2019 में 3,50,375, 2020 में 40,000, 2021 में 2,45,000, 2022 में 3,86,550, 2023 में 5,56,000 और 2024 में 2,54,000 रुपए। 2017 में ये फाइन राज जगदीश कुमार लेके आए, जो जगदीश कुमार अभी यूजीसी का चेयरमैन है। अभी वो पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने 2-3 काम किया जो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। एक तो जेएनयू को एकेडमिक काउंसिल से बाहर किया अपने अहंकार में कि कोई हमारा क्या कर लेगा। दूसरा, स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है और अथॉरिटी स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट अपनी समस्या पर प्रदर्शन नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट करेगा तो वो मतलब अनुशासनहीनता में आएगा, और उस अनुशासनहीनता की कीमत ये है कि वो 1,000 रुपए से लेकर लाख तक फाइन मार सकते हैं। अभी वो फाइन का रिकॉर्ड आया, पिछले साल 18 लाख फाइन कलेक्ट किया जेएनयू तो 1 साल का, जो यूजी की फीस से ज़्यादा है। तो किसी पर भी किसी भी बात पर फाइन मार सकता है। हम आपको तंग भी करेंगे एज ए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, परेशान भी करेंगे, और आपको हम विरोध भी नहीं करने देंगे, उस पर आप रोने भी नहीं देंगे। रोगे तो हम फाइन मारेंगे, विरोध करोगे तो। वो 100 मीटर का दायरा उन्होंने लगवाया, फाइन राज लेके आए, और अब सीपी मैनुअल करके एक वो कानून ले आए कि ये काम यूनिवर्सिटी विरोधी है, देश विरोधी है, जो उनको पसंद नहीं। तो 100 मीटर का दायरा इन्होंने ऐसा किया कि आप उसके अंदर जाके बात नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, तो आपको उससे बाहर ही करना पड़ेगा। वो वाइस चांसलर और अधिकारियों का लुकआउट है कि वो वहाँ आके आपसे बात करें या नहीं करें। मतलब अगर उसके अंदर करते हैं आप लोग तो आपके ऊपर फाइन आएगा, आपको चिन्हित किया जाएगा, आपके ऊपर फाइन आएगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपने फाइन भर दिया तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है, ये उसका एक बड़ा कारण है। तो कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला करने वाला आदमी है या चीज़ें हैं, तो ये भी उसको दबाने की टेक्निक है कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर आपके ऊपर फाइन आ गया। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन अगला आपका नहीं हो पाएगा जब तक वो आप फाइन नहीं भरेंगे। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हमको नहीं चाहिए जो मुझे 100 मीटर के दायरे में भी बांध के रख दे, और अगर मैं जाऊँ एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नारे लगाने तो मेरे पे फाइन आएगा। ऐसे तो आप एक्टिविज्म ही खत्म कर देंगे। इस तरह का कोई भी बेतुका, बेहुदा और स्टूडेंट एक्टिविज्म को कर्ब करने वाला नियम हमको स्वीकार नहीं है। किसी भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो क्या इससे एक डेमोक्रेटिक स्पेस कम करने की कोशिश हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? तो हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे, जिसमें अब कन्वेंशन सेंटर है जिसमें आप 78 तरह के सिग्नेचर चाहिए, और जब मैं लेके जाऊंगा तो मुझे तो देंगे ही नहीं कि ये प्रोग्रेसिव ताकत से कोई और लड़का जाएगा, या फिर किसी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से या प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन से, उसको देंगे ही नहीं। लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी फिल्में चली, केरला स्टोरी और 72 हूरे, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, ऐसी फिल्में, बस्तर जिसमें कहा गया कि जेएनयू के छात्रों को गोली मार देना चाहिए, फिल्म चली, एबीपी ने करवाया। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए मांगते हैं कि प्रोग्रेसिव प्रोग्राम के लिए, कोई साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए, उसके लिए नहीं मिलता है। जो प्रशासन कश्मीर फाइल्स नहीं रोकता है, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकता है, निकालता है कि यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद उससे भी उसका पेट नहीं भरता कि उसको मालूम है कि उस नोटिस से कोई कुछ नहीं मानेगा, फिल्म दिखाए। उसके बाद वो पे गुंडों को भेजता और पत्थर चलवाता है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे कैंपस का लाइट बंद कर देता है प्रशासन उस दिन। ये तो सबने देखा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन थी या नहीं थी? बैन थी। केरला स्टोरीज बैन थी क्या? बस्तर या साबरमती रिपोर्ट बैन थी क्या? हमने सारे संवैधानिक तरीके से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस इस कैंपस में चलाई, जो छात्रों से संबंधित है, छात्रों की जागरूकता के लिए। जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो के चहचहा उठे हवा के परिंदे, तुम लड़ो के आसमान चूम ले जमीन को, तुम लड़ो के जिंदगी महक उठे, और फिर प्यार के गीत गा उठे सभी, उड़ चले असीम आसमान चीरते,
उड़ चले असीम आसमान चीरते। साल 2019 में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया सबसे आगे था। 15 दिसंबर 2019 की रात को दिल्ली पुलिस ने जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। लॉ स्टूडेंट मिनाजुद्दीन की एक आंख परमानेंटली डैमेज हो गई, मुस्तफा के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, तो वहीं सयान मुजीब के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। और मैं जामिया में सन 2018 से हूँ, उस समय मैं LLM करने आया हुआ था और अभी मैं PhD कर रहा हूँ। और जब CA-NRC का प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम हम लोग लाइब्रेरी में थे। 15 दिसंबर 2019 की ये घटना है। उस दिन हम लोग दोपहर से ही लाइब्रेरी में थे। शाम के टाइम में पुलिस लाइब्रेरी के अंदर आती है और सारे स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देती है। उसी इंसिडेंट में एक पुलिस वाले ने एक स्टिक मेरे आँख में डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी लेफ्ट आई की रोशनी चली गई और एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई होल लाइफ के लिए मेरे लिए। अब मैं इस आँख से कभी भी नहीं देख सकता। हमने इसका काफ़ी इलाज कराया, कई जगह से ओपिनियन लिया, लेकिन पता चला कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी है, इसमें ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं है। तो आप वर्ल्ड लाइब्रेरी देख रहे हो, इब्न सीना ब्लॉक, उसमें अंदर आए, बच्चों को मारा पीटा, मुझे भी मारा पीटा गया, मेरे दोनों हाथों को फ्रैक्चर कर दिया गया। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पे NFC थाना है, उसमें रात भर रखा गया, ठीक है। उसके बाद सुबह में मेरा MLC हुआ। अगर आप MLC रिपोर्ट पढ़ोगे मेरा तो और हंसोगे कि उसमें मेरे लाख कहने के बावजूद भी एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ये करती है कि मैंने कहा कि असॉल्टेड बाय पुलिस एंड ब्रॉट अप बाय पुलिस, बट उसके बावजूद भी उन्होंने क्या लिखा है कि असॉल्टेड बाय अननोन ब्रॉट अप बाय पुलिस, वो MLC रिपोर्ट में। तो उसके बाद हमने केस करे दिल्ली पुलिस के खिलाफ। तो हमारी हियरिंग थी दिसंबर में ही हियरिंग थी। उस टाइम में थे हमारे DN पटेल साहब हुआ करते थे। तो DN पटेल को मुझे नहीं पता कि उन्होंने केस को क्यों इतना डिले किया। मुझे अब जाके लगता है कि उन्होंने ही वाज बाइंग टाइम। हालांकि दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर यह तीनों स्टूडेंट अभी भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि मीडिया ने जामिया के मामले में भी JNU जैसा ही रुख अपनाया और जामिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाइब्रेरी में नकाब पहनकर कौन सा छात्र आता है और नकाब पहनकर कौन सी पढ़ाई होती है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने चेहरों पर नकाब क्यों पहना है? Sir, why would students be sitting with masks in a library? अब आप खुद सोचिए कि पुलिस ने जो कुछ किया उसमें क्या गलत किया, इन छात्रों के साथ और क्या सलूक किया जाना चाहिए था। इस घटना के बाद जामिया में भी कड़े नियम बनाए गए, जिसके मुताबिक जामिया में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जा सकती और कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जब इसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन कर रहे 17 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। हबीबा, सौरभ और ज्योति भी इन छात्रों में शामिल हैं। जामिया के स्टूडेंट्स भगत सिंह की लेगेसी को मानते हैं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम कोई भी तरह की अपॉलॉजी हम झुकने नहीं वाले हैं। हम अपना जो संघर्ष है उसको हम लोग जारी रखेंगे। इन लिमिटेड डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसको हम लोग बचाने की मुमकिन कोशिश करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। जैसे कि एक 2022 का ऑफिस मेमोरेंडम है और एक 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें यही बात रिपीट होती है कि आप कैंपस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप कैंपस में नारे नहीं लगा सकते हैं। और इन ऑफिस मेमोरेंडम्स में ये भी था कि आप वॉल राइटिंग नहीं कर सकते, आप ग्राफिटी नहीं कर सकते, आप पोस्टर चिपका नहीं सकते कोई भी वॉल पे। अगर आप पोस्टर चिपकाते हैं तो बिना परमिशन के तो आपको 50,000 फाइन देना है। मतलब इस तरह के जैसे कि खुल्लम खुल्ला हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का जो अटैक है वो ये ऑफिस मेमोरेंडम्स करते हैं सीधा सीधा, और इसके खिलाफ हम लोग का प्रोटेस्ट था। 10 फरवरी को जब चालू हुआ था 5 बजे, जब सारी क्लासेस खत्म होने के बाद ही प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। और जब सिटिंग का फॉर्म लिया था पहली रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंट्रल कैंटीन जो गेट नंबर 7 पे है उसके सारे सारे लाइट्स बंद कर दिए गए थे,
वॉशरूम्स लॉक कर दिए गए थे, ताकि जो बच्चे मतलब वहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो एक तरीके से मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने प्रोटेस्ट को कर्व करने की कोशिश की। यह प्रोटेस्ट 13 फरवरी तक चला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी छात्रों को हिरासत में ले लिया और अगले दिन सस्पेंड किए गए छात्रों की पर्सनल डिटेल यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिए गए। 13 तारीख की सुबह 5 बजे जो लोग प्रोटेस्टर्स जो रात में रुके हुए थे कैंपस के अंदर, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को परमिशन दिया कैंपस में घुसने का। जामिया गार्ड्स थे, सोते हुए स्टूडेंट्स को उठाया एज इन कि 2 गार्ड्स मिलके एक स्टूडेंट को उठा रहे हैं और उनको गाड़ी में भरा और 3 अलग अलग जगह पे लेके गए। वो एकदम गहरी नींद में हम लोगों को बालों से पकड़कर, है ना, हम लोगों को खींचकर, जैसे एक सामान को खींचा जाता है उसी तरह से हम लोगों को लेकर गए हैं और जबरदस्ती पुलिस की वैन में हमें घसीटकर मतलब रख दिया गया है। इन सबकी डिटेल, जिन बच्चों को सस्पेंशन लगाया गया 14 तारीख को, इन लोगों ने हर गेट पर लगा दी थी पर्सनल डिटेल्स के साथ। मतलब अब क्या है कि जामिया के अंदर ऑलरेडी मतलब ऐसा है कि जामिया को लेकर एक जो नफरती मानसिकता है और जो CNRC का प्रोटेस्ट यहाँ पर रहा है लगातार, उसकी वजह से क्या बोलते हैं कि बहुत बच्चों को अब फेक कॉल्स आने लगे, क्योंकि लड़कियों के नंबर भी थे, फेक कॉल्स आने लगे, घर वालों के पास कॉल्स आने लगे। मेरे घर में भी मतलब लोग पहुंचे थे और वो पहुंचकर भी मतलब ऐसे धमकी देना इस तरह से, ठीक है, या फोन पर सेक्सुअल हैरेस करना, रेप थ्रेट देना, ये सारी चीजें मतलब लगातार होने लगी। ये एक्ट से जामिया के रुकावट के लिए खेद है। आप जानते हैं कि आजकल देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सीमा भाभी, ड्रम वाली मुस्कान और हिंदू मुस्लिम डिबेट के जरिए गैर जरूरी मुद्दों पर टाइम और रिसोर्स वेस्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे मीडिया संस्थान बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद भी आप तक वो खबरें लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए मायने रखती है। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता। इसके बावजूद हम लगातार पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे अपील है कि आप 2 मिनट का समय निकालकर newslaundry.com/subscription पर जाएं और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री के फ्री सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाइए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी भी कैंपस के भीतर डेमोक्रेटिक स्पेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत ही अहम भूमिका होती है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का सीधा सा कॉन्सेप्ट बस इतना है कि अगर यूनिवर्सिटी के छात्र किसी मुद्दे पर, चाहे वो कैंपस के भीतर के मुद्दे हों या कैंपस के बाहर के, उस मुद्दे को लेकर असहमति दर्ज करते हैं या सहमति रखते हैं, तो वह इस वॉल पर पेंटिंग, ग्राफिटी और स्लोगन के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसा होता भी था। कोविड के पहले की अगर हम बात करें तो ये जो वॉल ऑफ डेमोक्रेसी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ग्राफिटी, स्लोगन और पेंटिंग से भरी हुई थी। कुछ इसी तरह के हालात जामिया मिलिया इस्लामिया में भी थे, AUD में भी थे और JNU में भी थे। लेकिन आज हालात यह है कि यह कहने को वॉल ऑफ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई स्लोगन, पेंटिंग या ग्राफिटी नहीं दिखेगी। यह पूरी तरह से सफ़ेद है और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश भी करता है तो दिल्ली पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा उन पर एक्शन लिया जाता है। कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने इसी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर NTA के खिलाफ स्लोगन लिखा, जिसको लेकर उसे सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कुछ छात्रों ने जब इस वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की पेंटिंग बना के उनके विचारों को यूनिवर्सिटी के लोगों से साझा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। तो जो स्लोगन था वो था स्क्रैप NTA, तो यूनिवर्सिटी को वो स्लोगन ऑब्जेक्शनेबल लगा, उस बेसिस पे उन्होंने सस्पेंड किया। और जो नोटिस आया था उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कितने समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है और किस रूल के तहत, या ऐसे कौन से नए यूनिवर्सिटी के कानून आ गए कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में वॉल राइटिंग नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स की डिमांड को नहीं उठा सकते। NTA मतलब सभी को पता है कि ऐसी बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इतने एग्जाम पेपर लीक हुए थे उस दौरान, तो उसी मांग को लेके कि NTA को रद्द किया जाए, हमने ये कैंपेन लिया था और 9 अगस्त को उसका एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर में था। तो वही स्लोगन्स हम स्टूडेंट्स तक, ताकि हमारी बात पहुंचे, इस कैंपस में भी कर रहे थे। हम तो शुरुआत ही कर रहे थे तो पुलिस वाले आ गए थे
कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हमने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन मांगी, आई कार्ड ले लिए, आधार कार्ड ले लिया, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद लेटर आ गया कि आप सस्पेंड हो। कैंपस में हम वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पे हम ये लिखने गए थे कि सावित्री फातिमा की विरासत जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द लेगेसी ऑफ सावित्री एंड फातिमा। और हमारा ये आइडिया था कि हम एक पोर्ट्रेट भी बनाए उनका, सावित्री फातिमा का, और उसके नीचे लिखे। लेकिन जैसे हमने लिखा उनकी विरासत जिंदाबाद और हम वापस आए, तुरंत दिल्ली पुलिस एक्ट करने लगती है। हालांकि दिल्ली पुलिस आमतौर पर सोई हुई रहती है। यहाँ रामजस में स्टूडेंट्स को गुंडे पीट जाते हैं, पूरे दिन गुंडागर्दी विद्यार्थी परिषद करता घूमता है, सोई हुई होती है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहाँ सावित्री फातिमा लिखा, तुरंत एक्ट ऑन करती है, उसके ऊपर उसको व्हाइट वॉश करती है। और जो स्टूडेंट्स वो लिख रहे थे, जैसे मैं भी उसमें शामिल था और हमारे दोस्त सृष्टि वो भी उसमें शामिल थी, उनको पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाती। उन्हें कोई मतलब नहीं, वारंट वगैरह कॉग्निजेबल ऑफेंस है नहीं है, आपको पकड़ेगी, डिटेन, तुरंत थाने चलिए, आप ये नहीं कर सकते। हमने वहाँ भी तब भी ये बोला था हम कुछ गलत नहीं कर रहे। इसमें गलत क्या, सावित्री फातिमा को याद करने में गलत क्या? उन्होंने बोला नहीं। इनफैक्ट उन्होंने झड़प में सावित्री फातिमा की पोस्टर्स तक फाड़ दिए थे हमारे। उसके बाद प्रॉक्टर का कॉल आता है कि नहीं, आप पहले यहाँ पर, उन्होंने बोला कि पहले इन पर्सन प्रोड्यूस होइए यहाँ पर मेरे ऑफिस में। तो मैं गया, उन्होंने बोला आप या तो माफीनामा लिख कर दीजिए कि आपने जो किया वो गलत किया, अदरवाइज अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो 6 महीने तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा और आप 6 महीने तक कोई नया एग्जाम नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी। यानी सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख की विरासत अमर रहे, ये लिखने पर ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये रुख था स्टूडेंट्स के प्रति। एक जो चीज़ है यूडी के बारे में, जो उसके लिए लोग आते भी थे यहाँ पर, जेएनयू के अलावा सिर्फ एक और कैंपस था यूनिवर्सिटी दिल्ली में जहाँ पर खुल्ला ग्रेफिटी होती थी और पॉलिटिकल ग्रेफिटी होती थी। एनजीओ टाइप ग्रेफिटी नहीं होती थी कि सेव अर्थ, सेव प्लैनेट, ये सब नहीं होता था। काफ़ी डायरेक्ट पॉलिटिकल बातें लिखी जाती थी। अगर आप वहाँ पर ही उस दीवार पे देखे जो बिल्कुल अब क्रीम कलर की हो गई है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा लिखा गया था कि प्रॉक्टर आरएसएस का कार्य करता है। और ये हमने इसलिए लिखा था क्योंकि वो बहुत एक पक्षपात कर रहा था कुछ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया था। और ये काफ़ी देर तक मिटाया भी नहीं गया था, ये वहीं पर ही रहता था। और वो रोज़ वो आदमी अपने रूम में भी जाता था, वहीं पर ही काम करता था, वहाँ से निकलता था, क्योंकि एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर ग्रेफिटी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको रोका ना जाए। अभी अब थोड़ा अगर आगे आएंगे तो ये जो इसको हम बोलते हैं क्लासरूम एरिया, जो थोड़े ऊपर एरिया, यहाँ मेनली यहाँ बैचलर्स की क्लासेस होती है। सारी जो क्लासेस है बैचलर्स क्लासेस होती है। तो मेन जो यूनिवर्सिटी का क्राउड है, स्टूडेंट्स है, वो यहीं से ही ऊपर जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर आप पॉलिटिकल ग्रेफिटी कर सकते हैं। जब मैं 2019 में आया था, ये एकदम एंड टू एंड ग्रेफिटी से भरी हुई थी। अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी, चाहे वो क्वेयर राइट्स पे हो, चाहे वो दलित के राइट्स पे हो, सावित्रीबाई फातिमा इनके नाम वगैरह लिखे हुए थे, सब कुछ लिखा हुआ था। फिर जब से ये नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो एक जो स्कूल मोंटेसरी के कलर होते हैं, लाल और पीला, वो कलर कर दिया जाता है और सारी की सारी ग्रेफिटी हटा दी जाती है। ये पीछे जो दीवार है अभी बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन जब पहली बार ग्रेफिटी हटाई गई थी उसके आक्रोश में स्टूडेंट ने फिर से एक और राउंड ऑफ ग्रेफिटी करी थी। और यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा गया था फांसीवादी प्रशासन डाउन डाउन, और भी चीज़ें लिखी गई थी। वो जिस स्टूडेंट पे ये सब एक्शन लिया गया था, प्रियांश मौर्य, उस स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी सस्पेंड कर दिया गया था और 40,000 का फाइन दिया गया था। ये स्टूडेंट गाजियाबाद के एक छोटे परिवार से आता है, इतनी उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी ही नहीं है, और कोरोना काल के समय पे उस पर फाइन लगाया गया था। इसकी वजह से उसका सिर्फ ये लिखने की वजह से कि प्रशासन फांसीवादी है, ये लिखने की वजह से उसको ऐसा उस पर एक्शन किया गया था। ये कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इन्वॉल्व हो गए, वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा कैंपस में, इसको हटाओ। वहीं जामिया मिलिया प्रशासन ने तो बकायदा नियम बना दिया है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर किसी तरह की ग्रेफिटी या पेंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब जेएनयू में कुछ छात्रों ने पेंटिंग की तो उन्हें पहले जेएनयू के गार्ड द्वारा पीटा गया और फिर दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर चली गई और फिर उन पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। 3 फरवरी की रात को हम जेएनयू में वॉल पेंटिंग करने गए थे। जेएनयू में वॉल राइटिंग कर रहे थे ऑपरेशन कगार के ऊपर। जैसे ऑपरेशन कगार में हम जानते हैं कि पिछले साल 300 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया ऑपरेशन कगार के तहत। तो हमने सोचा कि हम जेएनयू के अंदर वॉल राइटिंग करेंगे ऑपरेशन कगार को अपोज करते हुए। तो हमने 3 की रात को, यानी 12 बजे, तो 4 बज गए थे, 4 तारीख हो गई थी, हमने वॉल राइटिंग की। और उसके बाद हमें करीब 2-3 बजे जेएनयू के गार्ड्स आके रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पकड़ के हमें किसी एक बिल्डिंग में पकड़ के रखते हैं। हमसे हमारा फ़ोन छीन लेते हैं और उसके बाद पुलिस आ जाती है वहाँ पे। मतलब 4 गाड़ी पुलिस आती है और वहाँ पे फिर हमें मारना शुरू करती है।
हमसे हमारा फ़ोन गार्ड से हमारा फ़ोन लेती है, हमसे वहाँ पे मारना शुरू करती है, हमारा पासवर्ड मांगती है। पासवर्ड ना बताने पे और मारना शुरू करती है कि तुम लोग कौन हो, वो जेएनयू में वॉल राइटिंग क्यों की। और ये करने के बाद वो मतलब जो हमारे पास स्प्रे पेंट्स थे वो हमसे छीनती है और पुलिस जेएनयू के गार्ड्स को बोलती है कि इसको अभी तुरंत मिटाया जाए। तो फिर जेएनयू के गार्ड्स उसको तुरंत मिटाना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें वहाँ से वसंत कुंज थाने लेके जाया जाता है, और मतलब सुबह 4:30-5 बजे वसंत कुंज थाने में लेके जाया जाता है। और वसंत कुंज थाने में हमें मतलब ऐसा नहीं है कि थाने के अंदर, थाने के पीछे के साइड जो एसआई का जो रेस्टिंग का रूम था शायद, हमें पहले वहाँ लेके जाता है हम चारों को, जिसमें मैं, गौरांग, किरण और राहुल 4 लोग थे हम। हमें वहाँ लेके जाया जाता है, वहाँ पे नीचे बिठाया जाता है। और वहाँ पे भी जो सब इंस्पेक्टर विनय भारद्वाज था, सब इंस्पेक्टर विनय भारद्वाज वहाँ पे हमें मारता है, मतलब और बहुत बुरी तरह से मारता है। चारों को बहुत बुरी तरह से लाइन से बिठा के मारना शुरू करता है। और जब हम बोलते हैं कि हमें क्यों मारा जा रहा है, मतलब हम क्या क्राइम किया है हमने ऐसा, तो बोलता है आपको फ़ोन का पासवर्ड देना पड़ेगा वरना हम सीज़ कर लेंगे। हमने बोला कि अगर आप सीज़ कर सकते तो कर लीजिए, फ़ोन का पासवर्ड, और फ़ोन का पासवर्ड की मांगने के नाम पे मारा जा रहा था। और मतलब तब फिर हमें वहीं पे बिठा के रखा जाता है 3-4 घंटे, अराउंड 9 साढ़े 9 के अराउंड वहाँ पे हमें बुलाया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन वाला रूम होता है वहाँ पे बुलाया जाता है, वहाँ पे बिठाया जाता है चारों को। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कोट पहन के और सिविल ड्रेस में मास्क पहन के आ रहे हैं, और पुलिस हमें कहती है कि ये लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब मैं पूछता हूँ कि ये लोग कौन है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो कहते हैं ये NIA-IB से है। और मतलब उसके बाद NIA-IB हम चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया जाता है। जब वो लोग आ जाते हैं, करीबन 7-8 लोग होंगे, और 7-8 लोग सारे मास्क पहने, किसी ने पूरे टाइम अपना मास्क नहीं उतारा। और हम चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया जाता है और एक एक करके बुलाया जाता है, और करीबन 2.5 घंटे हमसे सवाल किए जाते हैं, मतलब। और या इंटरोगेशन के दौरान भी मतलब गौरांग जो हमारे साथी हैं, उनको इंटरोगेशन के दौरान भी पुलिस मारती है। मतलब NIA जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, NIA-IB जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो वहाँ पे पुलिस भी मारने का काम करती है, और तभी उनके कान से खून आना शुरू हो जाता है, इतना तेज मारा जाता है उनको। हालांकि इस दौरान एक और बड़ा बदलाव हुआ। इन सारे कैंपस में पुलिस का दखल बढ़ गया। इसका असर हमें तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग को लेकर DU, जामिया और JNU में काफी बवाल हुआ। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया, तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 छात्रों को सस्पेंड कर दिया और 2 को कैंपस से डिबार कर दिया। हम स्क्रीनिंग करने पहुंचते हैं और बच्चे गैदर होना शुरू करते हैं उस दिन। काफी मुश्किल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स गैदर होते हैं। एक तो क्योंकि वो एक क्लोज कैंपस है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत सारी समस्या है। हॉस्टल ना होने का भी एक समस्या है कि स्टूडेंट्स वापस अपने या तो फ्लैट्स में जाते हैं या तो PGO में जाते हैं। वो कैंपस जैसा माहौल नहीं है। मगर तब भी हमने ये डिसीजन लिया कि हम शाम को BBC की डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करेंगे। फिर ये हुआ कि हमने हमारा सेटअप किया। हम देखते हैं पहले गार्ड्स आते हैं, मतलब 100 गार्ड्स तो आराम से होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एकदम हर जगह जहाँ पे आप देखोगे गार्ड्स ही गार्ड्स। और फिर वो हमको मारना शुरू करते, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्ड्स। मैं पुलिस की भी बात नहीं कर रही हूँ अभी। एक पिक्चर तो हमारे पास है जहाँ पे गार्ड ने स्टूडेंट का गला पकड़ रखा है ना। मतलब लड़की लड़का मुस्लिम स्टूडेंट्स के हिजाब उतार रहे थे, मतलब एक डिग्निटी पे भी वो अटैक कर रहे थे। फिर मतलब 10 मिनट तक उनके साथ हमारी लड़ाई हो रही थी। लड़ाई तो क्या, वो तो हमको मार रहे थे, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस आना शुरू करती है। तो आई थिंक CRPF भी थी, है ना। पुलिस आती है और हमारे एक साथी गीत को ले जाती है, मतलब उठा के बस ले जा रही है एक ही साथी को, जो बहुत स्कैरी होता है। जो मतलब हमने देखा है कि नजीब का केस भी देखा है कि गायब कर देते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे एक साथी को वो ले जा रही है। हम लोग जब उनके पीछे भाग रहे हैं तब हम देखते हैं कि पुलिस आ रही है, सबको मार रही है। फिर वो 8-10 स्टूडेंट्स को डिटेन कर लेती है। उस दिन की बात। छात्र कैंपस में ना रुकें और पढ़ाई के अलावा कोई और एक्टिविटी में शामिल ना हो, इसके लिए कैंपस में मौजूद कॉमन स्पेस को कम किया जा रहा है
और इसके साथ ही कैंपस के अंदर सर्विलांस भी बढ़ रहा है। मैं जैसे कि बताया था कि 2019 ये रीडिफाइनिंग मोमेंट था जामिया के लिए। उसके जो वायलेंस, पुलिस ने जो वायलेंस किया, उसके बाद ये पुलिस चौकी आई, उसके बाद इसको बनाया गया पुलिस चौकी को, 2019 के बाद बनी ये। तो अब ये बताओ कि आप एक यूनिवर्सिटी में पुलिस चौकी की क्या ही ज़रूरत है? आप बताओ, जामिया नगर पुलिस थाने पास में है, इवन 1 किलोमीटर भी आगे नहीं है। यहाँ NFC 1 किलोमीटर भी आगे नहीं, लेकिन यहाँ पे यहीं पे यूनिवर्सिटी में बनाना क्या मतलब? ये कोई मिलिट्राइज जोन तो है नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आप हॉस्टल के इशू को लेकर बोलते हैं, अगर आप मेस के इशू को लेकर बोलते हैं, या कैंपस में जितनी इरेगुलरिटीज हैं उनका खिलाफ बोलते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। कैमरे इतने लगा दिए गए कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो 4 से 5 गार्ड आ जाते हैं। वो पूछने लगते हैं क्या है। अरे भाई, हम स्टडी सर्कल कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। क्या इसकी आज़ादी नहीं है हमें हमारे कैंपस में कि 10 लोग बैठ के बातचीत कर सके? तो ये सर्विलांस है। ये सर्विलांस है कि हम अपने क्लासरूम में बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो गेस्ट फैकल्टी हैं, दूसरे के जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे भी ये पता लगाया जाता है कि कौन क्लासरूम के अंदर रहता है और वो किस तरह से रहता है। कि वो आवाज़ उठाता है तो बाहर उसका रिएक्शन कैसा है। तो कैंपस के अंदर जो एडमिन है वो एक रिएक्शनरी फोर्स की तरह काम करता है, और जितने भी मेजर वॉइसेस रहती हैं जो आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं कि ये लगातार प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे हैं, इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। तो फिर कैंपस में 2 से 3 साल तक वो एक साइलेंस जोन बन जाता है। साइलेंस के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट, फिर उसके बाद साइलेंस, क्योंकि वो क्रैकडाउन, एक मेजर क्रैकडाउन रहता है। एक पैटर्न है, ये जामिया एडमिन का पैटर्न है, और ये लगातार पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि वैसे इसी तरीके की टैक्टिक से वो जितने भी डिसेंटिंग स्टूडेंट हैं उनकी भी शंटिंग करता रहा। डेमोक्रेसी आप तब एक्सरसाइज भी कर पाते हैं जब आप सोच रहे हैं। DU में फिलहाल जो इंटरनल असेसमेंट की पॉलिसी है, वो एक टीचर को स्टूडेंट की ग्रेड का 45% सौंपती। हमारे समय तक वो 20%। 45% मार्क्स आपके एक ऐसे टीचर के हाथ में है जिसका कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल मोटिवेशन और आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन से। उस टीचर से आप क्लास में सवाल पूछिएगा तो आपकी ग्रेड वो आज के समय पर स्टूडेंट्स ने हमें साफ तौर पे कि टीचर्स क्लासरूम को कम्युनलाइज कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट उसके खिलाफ बोले उसकी ग्रेड पर, उसके भविष्य पर। जैसे आप जानते हैं AUD रेजिडेंशियल नहीं है, किसी JNU की तरह हो या DU में भी कुछ जगह हॉस्टल है, तो स्टूडेंट्स रहते हैं कैंपस के आसपास, नॉर्थ कैंपस में। यहाँ पर जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं, कुछ क्लासेस 2 बजे खत्म हो जाती है, कुछ क्लासेस 4 बजे खत्म हो जाती है, तो स्टूडेंट्स अगर रहना भी चाहे, कहीं पर बैठ के बातचीत करना चाहे, अपना कुछ सोसाइटी का काम करना चाहे, कहीं पर बैठने की जगह नहीं है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक छोटा सा लॉन है, जस्ट एन एग्जाम्पल, जहाँ पर पहले स्टूडेंट्स काफ़ी बैठते थे विंटर्स में, खासकर धूप खाने के लिए। अब यहाँ पर जब से वाइस चांसलर आए, उनको पौधों का बहुत शौक है, फ्लावर्स का बहुत शौक है, तो उन्होंने फ्लावर्स तो लगाई दिए, लेकिन फेंसेस भी लगा दिए कि स्टूडेंट्स अंदर घुस ही ना पाए। और जस्टिस केस कोई अंदर पहुँच जाए तो उन्होंने पानी का पाइप खोल रखा है, पूरा घास ऐसे गीले हो रखी, कोई यहाँ बैठ भी नहीं सकता है। तो धीरे धीरे जो छोटी छोटी जो जगह हैं, एक डे स्कॉलर यूनिवर्सिटी जहाँ पर स्टूडेंट्स रह सकते हैं, उनको एकदम डिसेंसिटिवाइज किया जाता है कि आप क्लास खत्म हुई और आप अपने घर को निकलिए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिन ब्लॉक है जहाँ वाइस चांसलर बैठती हैं। ये जो फेंस है, दीवारें हैं, शेड वगैरह जो हैं, और हर तरफ जो गार्ड लगा रखे हैं, ये कभी भी नहीं था। 2019 में जब आया था, आप सीधे ही चल के वहाँ जा सकते थे, सीधे ही वाइस चांसलर से मिल भी सकते थे। फिर इस तरफ आप देखेंगे, इसको VC लॉन बोलते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठते थे। ठंड के टाइम पे भरा होता था मेरे समय पे। अब मैडम ने अपने फ्लावर पॉट्स लगा दिए, पानी फिरा दिया जाता है घास पे, और एक स्टूडेंट यहाँ नहीं बैठता है। तो एक पब्लिक स्पेस है जो उसको पूरी तरह से मारा गया है। शुभजीत से इस बातचीत के कुछ दिनों बाद AUD कैंपस में हुए एक प्रोटेस्ट के कारण शुभजीत सहित कुल 5 स्टूडेंट्स को कैंपस से सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा कैंपस के अंदर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर समय समय पर अटैक भी होता रहा है, कभी कैंपस के अंदर से और कभी बाहर से। इसका आरोप हमेशा भाजपा के स्टूडेंट विंग ABVP पर लगता है, जबकि ABVP इन आरोपों से इनकार करता रहा है। जनवरी 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जातिवादी रवैये से तंग आकर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली।
इसके अलावा 2014 से लेकर अब तक कई सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ के जरिए लगातार इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं जिससे कैंपस के अंदर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को संकुचित किया जा सके। और यह हाल सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं। अशोका और जिंदल जैसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अरे नौजवान तेरी बेड़ियां रही है टूट, क्रांति का नया कदम बढ़ा, क्रांति का नया कदम बढ़ा, क्रांति का नया कदम बढ़ा, क्रांति का नया कदम बढ़ा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमें 2 महीने से अधिक का वक्त लगा। इसमें हमने बताया कि कैसे सरकार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कैंपस के अंदर डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म कर रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से newslaundry.com/subscription पर जाइए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप छात्र हैं और आपके पास सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं हैं तो भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्री को अपने कॉलेज, फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टा पर स्टोरी लगाइए, ट्विटर पर पोस्ट कीजिए और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप में भी इसे डालिए। साथ ही अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कहानियों पर भी हम इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो कमेंट में हमें अपनी यूनिवर्सिटी की कहानियां बताएं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं anmol@newslaundry.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।